Good evening everyone and welcome back to my channel. Today we are going to see complete strategy guidance for dropper JEE 2027. This is a complete package of strategy which you required for getting into good NIT and triple IT and IIT in upcoming exam. This strategy cover in 3 step. Step 1 syllabus, step 2 month wise planner and some bonus points. This is one of the most important strategy for JEE 2027. इस स्ट्रेटजी की मदद से तुम JEE का एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले तुम बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखोगे, किसी के अंदर बताया जाएगा 100 चैप्टर हैं, किसी के अंदर बताया जाएगा 90 चैप्टर हैं, किसी के अंदर कोई चैप्टर बताया जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए सारे चैप्टर लिख दिए हैं। तुम्हें अपना चेकलिस्ट बनानी है। उसके अंदर पहला पॉइंट में लिखना है चैप्टर नेम, दूसरे पॉइंट में लिखना है थ्योरी, तीसरे पॉइंट में लिखना है तुम्हें अपना कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 या फिर 50 क्वेश्चन हो गए तो क्वेश्चन पार्ट 1 में टेक, फिर 50 क्वेश्चन हो गए तो क्वेश्चन पार्ट 2 में टिक, फिर रिवीजन के लिए। ऐसे तुम्हें अपनी एक चेकलिस्ट बनानी है जिसमें तुम्हें अपना सारे चैप्टर कवर करना है और चेकलिस्ट में कैसे कैसे चैप्टर लिखने हैं वो मैंने तुम्हें लिख दिया है, ताकि तुम्हारे ऐसा भी नहीं लगे तुम्हें बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे मैंने 16 से 17 चैप्टर में तुम्हारा पूरा की पूरी क्लास 11th एंड 12th फिज़िक्स को कंप्रेस कर दिया। तुम भी अपने लिस्ट में ऐसे ही कंप्रेस आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो हम चैप्टर के नाम पढ़ते हैं। सबसे पहला है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें एक्सपेरिमेंट फिजिक्स मतलब वर्नियर कैलिबर वगैरह वाले क्वेश्चन, स्क्रू गेज वाले क्वेश्चन सारे आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं जनरली इस टॉपिक से पेपर के अंदर। काइनेमेटिक्स वैसे तो पिछले 2025 तक तो बिल्कुल ही कम आ रहा था, बट आजकल की शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाता है काइनेमेटिक्स से। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से देखो 0 से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत कम शिफ्ट्स होती हैं जिसमें इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत सारे शिफ्ट इसमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत ईजी मिलता है। वर्क एनर्जी पावर में भी 0 से 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तुम्हें। सेंटर ऑफ मास में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हीट और इससे आपको 3 मिल जाते हैं। फ्लूइड से आपको ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ऑसिलेशन वेव से ऑलमोस्ट आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपकी वेटेज वाइज आपके चैप्टर हैं और आपको ऐसे ही पढ़ना है। पहले 11th करनी है, फिर 12th करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो आपका क्या है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में 2 बार लिखे मैंने, तो पी ब्लॉक आपको पहले तो ट्रेंड्स वगैरह जो हैं वो आपके JEE मेंस के सिलेबस में है, जो सिर्फ एडवांस के सिलेबस में है वो भी आपको पी ब्लॉक करना है। ठीक है, और इसमें एक और चैप्टर आता है सॉल्ट एनालिसिस। जैसे बच्चे कम ही करते हैं उस चैप्टर को, ठीक है, बहुत याद करने वाला चैप्टर होता है, पर वो भी एक आपको चैप्टर है जो आपको करना है, सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस करें तो उसमें मोल कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, रिडॉक्स है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेमेटिक है। फिजिकल केमिस्ट्री का वैसे सिलेबस बहुत था पहले तो, अब तो रिड्यूस हो गया, 3 चैप्टर कट गए, बट फिजिकल केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि इसमें मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं और इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो केमिस्ट्री पे 60 मार्क्स पे ऑलमोस्ट रह जाते हैं। वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, 60 तक मार्क्स पे 99% मिल जाते हैं। वो फिजिकल केमिस्ट्री वजह से होते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन अच्छे खासे डिफिकल्ट होते हैं, तो इनके डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, हेलोरीन्स, एल्कोकिन, एल्कोफिन और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल। मैथ की बात करें तो मैथ में आपका सेट्स है, रिलेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्वाड्रेटिक है, PNC है, सीक्वेंस है, बाइनोमियल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिकल नंबर है, रिलेशन फंक्शन है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, कैलकुलस है, वेक्टर 3D है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब आपको करना कैसे है, मंथ वाइज प्लान आना पड़ेगा। आप मान लो जून में अपनी तैयारी शुरू करें, जुलाई में कर रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्या होता है एडवांस वाले जून जुलाई में अपनी तैयारी शुरू करें। अगर आप पहले करो बहुत अच्छी बात है, अपना सिलेबस आप पहले को कर लेना। दिसंबर तक मैंने प्लान दिया, आप अपना सिलेबस नवंबर में ख़त्म कर लेना, जल्दी ख़त्म कर सकते हो आप सिलेबस। अगर आपका ड्रॉपर हो तो आप दिसंबर में आराम से ख़त्म कर सकते हो। जून जुलाई के मंथ में आपका 11th खत्म हो जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम दोनों लिखते हैं। अब जो बच्चा जून में शुरू करेगा उसका अक्टूबर तक 11th खत्म हो जाएगा, जब जुलाई में खत्म करेगा उसका अक्टूबर एंड तक खत्म होगा, इसलिए अक्टूबर में मैंने 11th 12th दोनों लिख दिया। ठीक है, 12th का सिलेबस कम है और बच्चों ने बहुत पढ़ा भी होता है तो जल्दी हो जाता है, इसलिए 12th को कम टाइम दिया गया।
अब तुम्हें प्लान कैसे करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने बताया। मंथ में तुम्हें अपना मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, मतलब एक मंथ को तुम 2 में मानना है, मंथ पार्ट 1 मंथ पार्ट 2। अक्टूबर तक ऐसे करना है, मतलब जब तक तुम्हारा 11वीं का सिलेबस चल रहा है तब तक तुम्हें ऐसा करना है। क्या करना है, सबसे पहले 15 दिन को तुम्हें अपना लेक्चर थ्योरी सब कवर करना है, जैसे डीपीटी हो गया, लेक्चर हो गया, बैकलॉग कभी बन गया तो सब कवर कर देना पहले 15 दिन में। लास्ट 15 दिन सिर्फ टेस्ट रिवीजन, लेक्चर देखने हैं, डीपीटी करनी है, वो काम करना है, पर रिवीजन नहीं करनी पहले 15 दिन में। टेस्ट के पीछे भी नहीं भागना कि टेस्ट है रिवीजन है, नहीं, आपको समझने पे फोकस करना है। बच्चे क्या होता है, टेस्ट और रिवीजन के चक्कर में चैप्टर के डेप्थ में ही नहीं जाते। जब डेप्थ में नहीं जाओगे तब आपको एडवांस का अप्रोच कैसे आएगी। तो चैप्टर की डेप्थ में जाने का समय क्या होता है, पहले 15 दिन। लास्ट 15 दिन चैप्टर जितना होगा छोड़ दो उधर ही, ठीक है, और आप मूव ऑन करो उस चैप्टर से, नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ, और वो चैप्टर्स पे जितने चैप्टर ऑन कर लो उसको रिवाइज करो, उसका टेस्टिंग करो। वो टाइम बाद में होता है, पहले आप उन चैप्टर को कवर करो। जब तक आप डेप्थ में चैप्टर करने जाओगे आपका फ़ायदा नहीं होगा, और लास्ट में उन चैप्टर को क्या करो, रिवाइज करो, टेस्ट करो। दिस इज़ अ वेरी बैलेंस स्ट्रेटजी, ठीक है। और लेक्चर जितने होते हैं वो लेक्चर देखने, रिपीट करने, वो तो करना ही है, पर लास्ट 15 दिन में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना है। इसलिए मैंने इन्फिनिटी लर्निंग प्रोग्राम तुम्हारे लिए बनाया। अब ये प्रोग्राम वैसे तो तुम अपना नाम का भी कोई प्रोग्राम बना सकते हो, पर मैंने इन्फिनिटी लर्निंग प्रोग्राम और रिवीजन के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि भैया करना क्या है। पहले 15 दिन, तो पहले 15 दिन इन्फिनिटी लर्निंग प्रोग्राम तो एक्टिवेट होना चाहिए, और लास्ट के 15 दिन रिवीजन एंड टेस्टिंग वाला करना चाहिए। ये तुम्हारे फर्स्ट 15 डेज़ की सैटरडे होनी चाहिए, पहले 15 दिन की, और ये तुम्हारे लास्ट 15 डेज़ के, ठीक है, लास्ट 15 डेज़ के, ठीक है। तो मैंने 2 पार्ट्स में तुम्हारी पूरी स्ट्रेटजी को डिवाइड कर दिया कि पहले 15 दिन क्या चलना है तुम्हारे महीने में, लास्ट के 15 दिन क्या चलना है। पहले 15 दिन तुम्हें क्या करना है, इन्फिनिटी लर्निंग प्रोग्राम को यूज़ करना है। अपना भी तुम प्रोग्राम कोई क्रिएट कर सकते हो, मैंने एक नाम दे दिया इन्फिनिटी लर्निंग प्रोग्राम, तुम अपना नाम से भी कर सकते हो, जैसे XYZ प्रोग्राम, ठीक है, JEE क्रैक प्रोग्राम, कोई भी नाम दे सकते हो। तुम्हें अपने हिसाब से एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम में तुम्हें सबसे पहले एक लर्निंग नोटबुक बनानी है। 15 दिन पहले वाले में तुम्हें वो लर्निंग नोटबुक पे काम करना है। ये टॉपिक नहीं आता, टाइप नहीं आता मुझे इस चैप्टर में, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है सारी चीज़, एक बार तुम्हें रिवाइज कर रहे हो तुम एक तरीके से, तो तुम्हें कुछ कुछ टॉपिक एरिया वीक होंगे, कुछ कुछ चैप्टर वीक होंगे, उन टॉपिक एरिया वीक को लर्निंग नोटबुक में लिखना है। और जब तुम टेस्ट करो तब उनके क्वेश्चंस भी तुम्हें लिखने हैं उसके अंदर कि ये क्वेश्चन उसका सोल्यूशन, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें कोई लैपटॉप मोबाइल कुछ नहीं ढूंढना पड़े। एक हमने कॉपी उठाई और हमने पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया, हमने वीक एरियाज को कर लिया। तो क्योंकि वीक एरियाज को इम्प्रूव करना है, जब तक हमने वीक एरिया को इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स कभी इम्प्रूव नहीं होंगे। जो आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता उसको इम्प्रूव करने का समय है ना अभी। तो जो आता है उसको करने का समय क्या होगा, दिसंबर जनवरी में, जब हम रिवीजन फेज में जाएंगे, रिवाइज वाले फेज में। अभी तुम्हें वो चीज़ें करनी है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसमें तुम्हें स्ट्रेटजाइज करना है, तुम्हें नेक्स्ट 15 दिन रिवीजन टेस्टिंग करना है, तो इसमें तो स्ट्रेटजाइज करना है कैसे रिवीजन करना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। रिवीजन करने में, रिवीजन करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, किससे आपको रिवाइज करना है, सब कुछ तैयार होना चाहिए। लास्ट 15 दिन में धर आपको रिवीजन एंड टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए सारी चीज़ें आपको प्री प्लान होनी चाहिए पहले 15 दिन में। पहले 15 दिन में सब प्री प्लान कर लो और लास्ट के 15 दिन में उसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रोग्राम शुड, आपका ये प्रोग्राम रिलैक्सिंग होना चाहिए, ब्रेक्स इंक्लूड करना चाहिए। मैंने आपका स्ट्रेटेजाइज जैसे किया, क्योंकि देखो ये मैराथन है, कोई एक स्प्रिंट तो है नहीं, तो आपको 15 दिन पहले बिल्कुल आराम से पढ़ना है, फिर लास्ट के 15 दिन फटाफट पढ़ना है। मतलब पहले 15 दिन रिलैक्स होने चाहिए तुम्हारे, लास्ट के 15 पहले 15 दिन तो ब्रेक भी ले लो, 5-5 घंटे का ब्रेक ले लो दिन में, मतलब 24 घंटे 5 घंटे का ब्रेक ले लो, खाना खा लो आराम से, मोबाइल देख के खाना खा लो, जो भी करना कर लो। पर लास्ट के 15 दिन फुल स्पीड, मतलब तुम्हारा वो नहीं होता पेपर से पहले वाला जो मोड होता है, वो लास्ट 15 दिन, फिर लास्ट 15 दिन, ऐसे करो ताकि तुम्हारा रिलैक्स भी हो जाए और तुम बिल्कुल ज़्यादा वो क्या करो, रिवीजन टाइम पे तुम एक्टिवेट भी हो जाओ। तो उसके लिए अगर तुम पूरे टाइम ऐसे करोगे ना, तुम्हारा JEE की तैयारी छोड़ दो, तुम हो ही नहीं पाएगी। पूरे 7-8 महीने बच्चा नहीं रह पाता कंसिस्टेंट, बट 15 दिन आप रह पाओगे और 15 दिन आपको रिलैक्सिंग मिल जाएगा, तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये। ऐसा कोई प्रोग्राम आज तक मुझे नहीं पता किसी यूट्यूब ने चैनल है बताया तो, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो अपनी आई को आराम दो, जंक फूड मत खाओ, क्योंकि उससे लेजीनेस आता है, ठीक है। पहले 15 दिन रिलैक्स करने, मतलब मोबाइल देखना और जंक फूड खाना नहीं है, ठीक है। और अपना जो फोकस है वो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स कर सकते हो, जैसे बोर हो रहे हो तो एक सब्जेक्ट स्विच कर दो, दूसरा सब्जेक्ट कर लो। मतलब 15 दिन में आप अपने लेक्चर्स ज़्यादा भी कर सकते हो दोस्तों। मान लो आपके, मान लो
3 चैप्टर हैं, आप 4 चैप्टर खत्म कर लो पहले 15 दिन। लास्ट के टाइम पे आपको टाइम मिलना चाहिए फॉर रिवीजन एंड टेस्टिंग। पहले टाइम पे आप हमारे लेक्चर्स वगैरह थ्योरी वगैरह सब खत्म कर लो, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन वाले के टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि 4 लेक्चर होते हैं बच्चों को ड्रॉपर बैच में, तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप 4 में से कुछ 5 लेक्चर करके 4 लेक्चर करके पहले 15 दिन में सारा खत्म कर सकते हो, तो लास्ट में आपको अच्छा खासा टाइम रिवीजन और टेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, आपको एक चैप्टर को परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। मैंने फिर से बोला है चैप्टर की डेप्थ में जाना है, पर इतने डेप्थ में नहीं जाना कि आप एक ही मोल कंसेप्ट करके जा रहे हो। आपके मैंने अभी दिखाया है फिर 60 चैप्टर है ऑलमोस्ट। अब 60 चैप्टर्स करने में आपको पास ऑलमोस्ट 6-7 महीने समय, मतलब 10 चैप्टर ऑन एवरेज आपको हर मंथ करने पड़ेंगे। तो आपके पास 3 to 4 डेज़ हैं पर चैप्टर करने के लिए। और उसमें मैंने बोल रहा हूँ पहले 15 दिन आपको ज़्यादा फोकस से ज़्यादा इंटेंसिफाई में करना है, मतलब आपको 2-2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना पड़ेगा ऑलमोस्ट, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन एंड टेस्टिंग के लिए टाइम मिले। तो आपको चैप्टर का इतने डेप्थ में चल जाएगा क्योंकि 2 दिन में आपका एक चैप्टर हो ही ना पाए। बट इतना भी ऊपर से नहीं पढ़ना कि आपका सिलेबस में आपका क्वेश्चन आए तो आप करना पड़े वहाँ से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ऊपर से भी नहीं पढ़ना, दोनों बातों का बैलेंस चलना। ठीक है, रिवीजन एंड टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने वीक एरियाज़ को आपको देखना है, आपकी लर्निंग नोटबुक में आपको लिखना है, अपने वीक एरियाज़ पे काम करना है। राइजर दैन कंप्लीटिंग अ वीक एरिया ऑफ चैप्टर को वीक एरिया कभी नहीं बनाना, टॉपिक वाइज वीक एरिया लिखना है। मान लो आपको ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन में लास्ट वाला जो टाइम वाला फॉर्मूला मैं हर बार भूल जाता हूँ, 1/3 होता है, तो उतना ही लिखना है। पूरा ग्रेविटेशन को वीक एरिया में नहीं लिखना है। मैं ये टाइप का क्वेश्चन गलती करता हूँ, रोटेशन में मूवमेंट ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन में हमेशा गलती करता हूँ, या फिर एंगुलर वाले क्वेश्चन में गलती करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे नोटबुक में लिखना है। मैं जो कोलिजन है उसका फॉर्मूला हमेशा भूल जाता हूँ, तो ऐसे ऐसे पॉइंटर्स बना के लिखने हैं आपको कि मैं ये मेरे वीक एरियाज़ हैं और उनको ही काम करना है। पूरे चैप्टर को आप काम करने मिलेगा, ऐसा टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अपने वीक टॉपिक्स पे काम करो इंस्टेड ऑफ वीक एरियाज पूरे चैप्टर को उठा के बैठो। और इसका एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि पता ही नहीं लगता बच्चों को वीक एरियाज़ क्या है। तो या तो टेस्ट से पता लग जाएगा, पहला तरीका तो होता है टेस्ट से पता करना है। टेस्ट से नहीं पता लग रहा है, टेस्ट में एक चैप्टर के मैक्स टू मैक्स एक टाइप का क्वेश्चन आ गया, वो आपने सही कर लिया, आपको आता था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, आपको पता ही नहीं है, वो आपको आता ही नहीं आता। कई बार होता है टेस्ट के अंदर, मान लो एक चैप्टर में 10 टॉपिक है, 10 के 10 टॉपिक नहीं हो पाता टेस्ट में कवर। कोई बात नहीं, आप क्या करो, बैक साइड से चैप्टर को उठाना शुरू कर दो। पहले वाला पार्ट चैप्टर का बड़ा ईजी होता है। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पार्ट, पहले वाला पार्ट में कुछ नहीं है, बहुत ईजी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिलेंडर वाले सब बच्चों को ऐसे रट्टे पड़े होते हैं सारे फॉर्मूले। लास्ट में डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन पेपर हर पेपर में बच्चे गलत करके आते हैं। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन वेक्टर नहीं आता बच्चों को डाइपोल मोमेंट करने के लिए बहुत बार, तो बच्चे गलती करते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस को एक बार इवेल्युएट कर सकते हो कि कैसे हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट को क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख सकते हो। हर में ऐसा है, पिछले वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा टफ होता है और बच्चे जनरली उसको नेगलेक्ट करते हैं। तो तुम उन पार्ट्स को कर सकते हो, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने वाला पार्ट हो गया आपका, जो भी ऐसे लास्ट में जो पार्ट होते हैं ना, उनको आप ऐसे फोकस एरिया के हिसाब से पढ़ सकते हो। अगर आपको वीक एरिया नहीं पता लग रहा, बैक टू स्टार्टिंग करने लग जाओ। बेस्ट स्ट्रेटजी होती है चैप्टर आपके कवर करने में, आपको जो वीक एरिया है ना वो आपके सारे कवर होते रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, अब टेस्ट कर लिया आपने, अब आपको अपना लेवल देखना है। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा पहले महीने में देख लो, पर अगस्त सितंबर में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है। अगर आपका मेंस लेवल है, जस्ट स्विच टू मेंस। टाइम नहीं है, क्योंकि आपका बच्चे क्या होते हैं, ड्रॉप लिया है, एडवांस में जाना है, आईआईटी जाना है, इसका ऐसा पागलपन होता है, बच्चे मेंस भी खराब होते हैं। हर ड्रॉपर एनआईटी नहीं जा पाता, हर ड्रॉपर आईआईटी नहीं जा पाता, हर ड्रॉपर पर एनआईटी जा सकता है। आईआईटी जाने का जिसका होता है, जिससे 94-95 परसेंटेज बच्चे आ जाते हैं ना, वो बच्चा 99 परसेंटेज भी ला सकता है, पर वो एडवांस पे इतना फोकस्ड होता है कि वो मेंस को नेग्लेक्ट कर देता है। तो नॉट नेग्लेक्ट इन द मेंस, मेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक एनआईटी अच्छा सिक्योर हो जाए, आईआईटी देखा जाएगा, एनआईटी तो सिक्योर करने के, ड्रॉप इज़ द लास्ट चांस। आर या पार है, तो आर पार के लिए, आर या पार करने के लिए लेवल चेंज होते रहते हैं। अगर आपका मेंस लेवल क्लियर हो गया तो एडवांस पे कभी भी स्विच कर सकते हो, पर आपका मेंस लेवल क्लियर नहीं तो आप एडवांस पे मत स्विच करो। तो अपना लेवल चेक करो। अगर आपके जेई मेंस का आपको लग रहा है लेवल अच्छा है, आपको जो सेटिस्फैक्शन स्कोर आ रहा है 98-99 परसेंटाइल के लिए, 98 के लिए आ रहा है तो भी ठीक है, देन यू कैन स्विच टू एडवांस। ठीक है,
इन अ टेस्ट यू कैन फोकस ऑन ईजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस जब टेस्ट हो तब आप ईजी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को ही करना, बट जब आप प्रैक्टिस कर दो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन भी करना, ताकि आपके एडवांस की अप्रोच ना ख़त्म हो जाए। मैं आपको बहुत बच्चों को लगता है कि एडवांस में ऐसा कुछ अलग ही आ जाता है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एडवांस में और मेंस में कोई फ़र्क ही नहीं है, मेन फ़र्क है फिजिक्स और मैथ में, बट वो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एडवांस और मेंस की लगभग सेम ही हो चुकी है। मैथ भी बहुत हद तक एडवांस लेवल पे टेंटेटिव जा रहा है, बस फिजिक्स में थोड़ा गैप ज़्यादा है। तो तुम एडवांस मेंस के अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे ना सारे, तो ना एडवांस का ब्रिज जो है वो आराम से बन जाएगा। तो तुम जब कन्वर्ट करना होगा ना मेंस टू एडवांस, तो बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। और तुम डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन सर्च कर दोगे तो ब्रिज नहीं बन पाएगा, वो तुम्हारा 99% आ जाएगा ईजी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होने से, पर जो ब्रिज है ना एडवांस तक वो नहीं बन पाएगा और तुम्हारा अप्रोच नहीं बन पाएगा। अगर डिफिकल्ट लेवल का पेपर आ गया तो मेंस का भी, तो तुम्हें डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन में मेंस करना है। अच्छे खासे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर में, तुम्हें कम से कम 5-6 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अच्छे खासे डिफिकल्ट होते हैं मेंस के। पिछले 5-6 साल का अगर तुम डाटा उठाओगे 2021 से 26 तक, तो भी तुम्हें 6-7 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे हर चैप्टर के अंदर जो डिफिकल्ट होते हैं, अच्छे सॉल्विंग वाले होते हैं, कैलकुलेशन होता है। तो आप उन्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क करके आराम से सॉल्व करो, ठीक है। लेवल डिक्रीज और रिमेन सेम है, तो आपको क्या करना है, ये काम करना है जो मैंने आपको काम बोला, ठीक है। अब इसमें आपको दिक्कत क्या है वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी है। हमेशा ये नहीं होता कि आपका चैप्टर की नॉलेज कम है तो ये आपका नहीं हो रहा। आपका हो सकता है 3 घंटे बैठने की आदत ना हो, आपका कोई टॉपिक पर्टिकुलरली वीक ही जा रहा हो और हर बार उसका क्वेश्चन आ रहा हो, तो एनालाइज करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनालाइज करो टेस्ट को ढंग से और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो इंस्टेड ऑफ चैप्टर बाय चैप्टर, इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अक्टूबर टू दिसंबर अब क्या करना है, अब आपका फेज़ 3 फेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले हमने 2 फेज़ में किया था 15-15 दिन के, अब आपका ये 3 फेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 10-10 डेज़ का बन जाएगा। ये मैं एक आइडियल दिया है, हो सकता है आपका 20-10 डेज़ का बने पहला फेज़, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हो सकता है 25 डेज़ का बने, पर बनना चाहिए। मतलब आपको कुछ ऐसा लगना चाहिए कि ये पर्टिकुलर 6-7 दिन है लास्ट के महीने के, या पहले आप कर सकते हो, या फिर हो सकता है पहले 7 दिन आप किसी महीने के आप कर रहे हो रिवीजन, तो ये 6-7 दिन पर्टिकुलर रिवीजन पर्पस के, मतलब जो मैंने महीने में पढ़ा है ना वो मैंने उसी महीने रिवाइज कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि वो महीने में जो आपने पढ़ा है वो आपने उसी महीने में रिवाइज कर लिया, ठीक है। अक्टूबर टू दिसंबर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम। अक्टूबर से दिसंबर का प्लानर, ठीक है। पहले 10 दिन आपको नो टेस्ट, नो रिवीजन, फोकस ओनली और योर इन्फिनिटी लर्निंग प्रोग्राम। चैप्टर को धराधर करके ख़त्म करना है। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपका अराउंड 30-40 डेज़ मिलेंगे आपको इसमें फेज़ 1 में, ठीक है। मतलब अगर आप अक्टूबर के कर देते तो 30 दिन मिलेंगे, ठीक है। इन 30 दिन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस का 70% प्लस पार्ट कवर कर देना है। हो सकता है तो केमिस्ट्री फिजिक्स पूरी खत्म कर दो। मैथ अगर आपकी वीक है तो बस बच्चों की मैथ बहुत वीक होती है तो फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म कर दो। ये 2 महीने आपके मोस्ट क्रूशल मंथ होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 2 महीने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ होने चाहिए, ठीक है। मिडिल 10 डेज में आपको मेरी थोड़ी सी शिफ्ट करनी है, ज़्यादा नहीं। मतलब आपको मेरी स्ट्रेटजी में ना थोड़ा सा लेक्चर को टाइम कम देना शुरू करना है, ठीक है। आपको जैसे आप 100% टाइम दे रहे हो उसको 65% कर देना। मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको बड़ा टाइम क्या करना है, फेज़ वाइज डिक्रीज़ करना है। अभी भी आपको ऐसा है 20-30 दिन, बट उसमें जो काम है वो आपका मेन काम चंक ऑफ द थिंग खत्म हो जाना चाहिए। अब उस चंक ऑफ थिंग के जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए, अब जैसे मैंने डाइपोल मूवमेंट आपका लिया या करंट इलेक्ट्रिक में आरसी सर्किट लिया, जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको थोड़ा मोटा जो आपका वीक एरियाज वाला पार्ट रह गया उसको आपको फेज़ 2 में लेक्चर और डीपीटी के फॉर्म में डाल दिया मैंने आपका, ठीक है। 20% टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए। अब आपको रिवीजन करने में 2 फेज़ में करना है, फेज़ 1 2 रिवीजन और फेज़ 3 रिवीजन। फेज़ 2 रिवीजन आपको जो मिडल में होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन पे टेस्टिंग पे फोकस नहीं करना है, उसमें आपको फोकस करना है आपके वीक एरियाज़ पे। आपको मेरी लर्निंग नोटबुक क्रिएट करनी है। आपको जो आपने टेस्ट में जो आपकी गलतियाँ दिखी है ना, अब ऑब्जर्व करने का टाइम आ गया। आप तो लेक्चर कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, अब गलतियाँ कब करोगे, उसको सीखोगे क्या। गलतियों को सीखने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो टाइम होता है मिड 10 डेज़। मिड 10 डेज इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल टाइम। अब आप इन 10 दिन म्यूचुअल दिन अपना जो लर्निंग है नोटबुक से आपने जो क्रिएट किया है उस नोटबुक को पढ़ोगे कब, वो पढ़ने का टाइम कनेक्ट टाइम होता है मिड 10 डेज या फेज़ 2 का टाइम, ठीक
ठीक है। इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज, मतलब आप फेज 1 होता है लेक्चर, फिर आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन के तरफ जा रहे हो, पर विद लर्निंग नोटबुक। मतलब आपके जो वीक एरियाज है उनको आप बस कॉपी से आप लर्न कर रहे हो, और लर्न कर रहे हो ऐसे तरीके से जिससे आपका रिवीजन भी हो रही है। मतलब जो आपने पहले पढ़ा है उसको आपको रिवाइज भी कर पा रहे हो आप, एंड आप साथ में क्या कर रहे हो, लर्न भी कर रहे हो। ड्यूअल थिंग हो रही है। जो आपने पहला पढ़ा है उसको आप लर्निंग नोटबुक से लर्न कर रहे हो कि भैया ये वीक एरिया, मतलब आपके पहले वाली चीज़ें रिवाइज हो रहे हैं। और जो आपने फेज़ 1 में रिवाइज किया है वो आपको फेज़ 2 में क्या हो रहा है, तो फेज़ 1 में जो आपने पढ़ा है वो फेज़ 2 में रिवाइज भी आप कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें आप पैरेलली कर रहे हो, मतलब फेज़ 1 को रिवाइज भी कर रहे हो, फेज़ 2 को आप अपना पार्ट भी लेके चल रहे हो, ठीक है। और लास्ट 10 डेज में आपको मेरा फुल रिवीजन करनी है, सारा सिलेबस को रिवाइज करना है, पहला आखिरी पिछला आगे सब आपको रिवाइज करना है। जो आपके चैप्टर लास्ट वाले बचे होंगे उनको आपको पढ़ना भी इसी तरीके से है कि आपका रिवीजन हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा फिर रिवीजन के लिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल है फॉर रिवीजन, इसलिए 50% दिया रिवीजन को। आप इसको 60-70% भी रिवीजन कर सकते हो। जनवरी में टेस्ट करो, रिवीजन करो, कॉपी उठाओ, रिवाइज करो, बस दैट ऑल, ठीक है। और आपको बहुत बार कोचिंग में बच्चे पूछते हैं कितने टेस्ट दें, क्या करें। 12 फुल सिलेबस टेस्ट देने जनवरी से पहले, बस जैसे मर्जी दो, वो आपकी शर्त, ठीक है। अब इसमें की पॉइंट्स, अब आपको क्या करोगे, आप बहुत सारे यूट्यूब स्ट्रेटजी देखोगे। मुझे पता है पूरे साल में आप हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब स्ट्रेटजी देखोगे, पर उन 100 ऑफ यूट्यूब स्ट्रेटजी से पहले आप एक काम करना, अपने कॉपी में या टू डू लिस्ट में 4 पॉइंट लिख के रखना। लर्निंग नोटबुक बना रहे हो आप, उसको रिवाइज कर रहे हो आप, टेस्ट कर रहे हो आप रेगुलर, इन्फिनिटी लर्निंग प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हो, अपना लेवल बार बार चेक कर रहे हो कि मेंस लेवल है, एडवांस लेवल है। अगर आप ये चारों पॉइंट कर रहे हो ना, मैं आपका गारंटी कर रहा हूँ, आपका जो पाथवे होगा ना, जहाँ आपका बेस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप पहुँच जाओगे। सेटली वीडियो देखने पर बस ये 4 पॉइंट को अपने दिमाग में रखना, तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। बस ये 4 पॉइंट में पूरा सारा है, जितनी सर्जी वीडियो तुम पूरे साल में देखोगे, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें हेल्प मिले पेपर से पहले पढ़ने में। अगर तुम्हारा कैलकुलस अच्छा है ना, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 चैप्टर जरूर कर देना। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जरूर कर देना, वेक्टर सिटी जरूर कर लेना, प्रोबेबिलिटी जरूर कर लेना। रिलेशन फंक्शन पूरा नहीं कर सकते ना, तो उसका सिर्फ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वाला देख लेना, मतलब डोमेन रेंज वगैरह इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वो देख लेना, उसका एक क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, ठीक है। और इनमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँ तो मैंने लिख भी दिया, वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट मेथड्स पूरे इंपॉर्टेंट है, वैसे सर्कल, स्ट्रेट लाइन और एलिप्स, पैराबोला लिखना था, 2 बार लिख लिया। पैराबोला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलिप्स भी इंपॉर्टेंट है, और आपका स्ट्रेट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, और आपका क्या इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये 3 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर कर लेना, ठीक है। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या है आपका अमाइंस और बायोमोलिक्यूल, ये 4 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वैसे इंपॉर्टेंट में ही आता है, बट वो सेकंड कैटेगरी में आता है। इसमें आपका क्या है, मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेमेटिक्स, ये सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर में आते हैं। ये भी आता है, इक्विलिब्रियम पर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स भी होता है, बट थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, तो बहुत बार बच्चों के क्वेश्चन पेपर में नहीं बनते। तो अगर आपका नहीं आता तो इतना कोई बड़ी बात नहीं। पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डीएनए ब्लॉक है, ठीक है। इसमें आपका जैसे हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स तो पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार पेपर में आपके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, 12th क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, 11th कंपेरिजन में। इसमें आपका हीट इंपॉर्टेंट है, रोटेशन इंपॉर्टेंट है, यूनिट डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, और फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, आप यूट्यूब पे बहुत बार सर्च करोगे कि भैया कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आएंगे, ठीक है। तो आप वैसे सारा ही करना है, पर आपको अगर रिवाइज करना है तो इन चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा फोकस दे दो, ठीक है। बस इनकी पॉइंट्स को देखना, लर्निंग नोटबुक रेट कर रहे हो, अपना लेवल बार बार चेक कर रहे हो, इन्फिनिटी लर्निंग प्रोग्राम कर रहे हो, टेस्ट रेगुलर दे रहे हो, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी, ठीक है। ये सैटरडे पार्ट 1 है वीडियो, वैसे सेकंड पार्ट आएगा जनवरी के मंथ के अंदर, जिसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे जिनका एडवांस क्लियर होगा, जिनका मेंस क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 आपका
बाद में अपलोड होगा फेब वगैरह में, जब आपको मेंस या एडवांस में आप अपना क्लासीफाई कर लोगे, ठीक है। और ये अल्टीमेट सर्जरी वीडियो है, इसके बाहर कुछ भी कोई यूट्यूब की सर्जरी वीडियो देख लो, अगर इसके बारे में एक भी पॉइंट बताया हो तो मेरा नाम बदल देना, कुछ नहीं है, सारी सर्जरी सारा आपका इधर ही है, बिना प्रमोशन के बिल्कुल प्योर वीडियो है।